सर आप गजल, भजन, लोकगीत, सूफी, जी। इतनी विविध विद्याओं में महारत हासिल करना, ये हम्म। बहुत ही गौरवशाली है। आपके लिए तो है ही, लेकिन हम सब जी। जम्मू वाले लोगों के लिए भी बहुत गौरवशाली है कि आप इतनी विविधताओं में गाते हैं सर। जी। इनमें से किस शैली को सर साधने में आपको जी। सबसे अधिक साधना करनी पड़ी? जब आपने अपनी सुर यात्रा आरंभ की सर, तो उस जी। समय किन गुरुओं ने आपकी प्रतिभा को तराशा? और किस तरह का को संगीत का प्रशिक्षण मिला जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब प्रोफेशनल मोड में आने का एक विचार बना लिया जब आपने? तो मुझे बचपन से शौक था धुन बनाने का। कोई भी राग गुरुजी सिखाते थे, मैं घर आके उसको किसी गीत या गजल की धुन बनाता था, उसको फिट करता था, फिर गुरुजी को सुनाता था। तो बड़े खुश होते थे। तो ये शुरू से मेरे मेरे में एक वो रहा है भगवान की तरफ से कि मुझे धुन बनाने का शौक है। गजल जो गायकी है वो बहुत मुश्किल काम है। अब बाकी विधाओं वाले उसको बुरा ना माने, मैं सिद्ध भी करूंगा कि गजल गाना कैसे मुश्किल है। गजल गाना ऐसे मुश्किल है कि एक तो गजल सिंगर को सबसे पहले तो उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज की क्वालिटी, बेसदार आवाज होनी चाहिए। नंबर दो, उसको क्लासिकल का ज्ञान होना चाहिए। नंबर तीन, वो खुद एक अच्छा कंपोजर होना चाहिए। जो खुद कंपोज करके गाएगा तो उसे और अच्छे भाव आएंगे, क्योंकि आपने जो चीज रची है वो आपके गले के हिसाब से रची गई है। तो उससे अच्छा आप किसी चीज में परफॉर्म नहीं कर सकते। और नंबर चार ये है कि आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा होना चाहिए, उर्दू में, हिंदी में। तो देखिए कितनी चीजें हो गई जो गजल सिंगर को ध्यान रखना पड़ता है। आज हम हैं तवी टेल के एपिसोड 16 में। और बहुत ही एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं, आज का हमारा पॉडकास्ट का शीर्षक है सुरों से संस्कृति तक। आज हमारे साथ हैं श्री जितेंद्र जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आज जी। हम सब एक ऐसी शख्सियत के साथ संवाद करने जा रहे हैं जिनकी आवाज सिर्फ सुरों का ही नहीं जादू बुनती, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति की धड़कन भी बन गई है। जम्मू की पवित्र भूमि से निकलकर देश और विदेश में भारतीय संगीत, विशेषकर डोगरी लोक कला, गजल और भक्ति संगीत का परचम लहराने वाले, संगीत निर्देशन से लेकर सामाजिक सेवा तक अपने हर कार्य में समर्पण की मिसाल पेश करने वाले आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों को छूते हुए आईसीसीआर के प्रतिनिधि कलाकार के रूप में विश्व मंचों पर देश का गौरव बढ़ाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवरात्रि के अवसर पर इनकी दुर्गा स्तुति को रीट्वीट किया जाना और माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनके स्वरबद्ध हेलो वोटर्स गीत का विमोचन स्वयं में इनकी प्रतिभा और योगदान का अनुपम प्रमाण है। आज हम इनके साथ सिर्फ एक बातचीत नहीं कर रहे, हम एक संपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि आदरणीय जितेंद्र जी, आप कृपया अपनी दुर्गा स्तुति से आप इस पुण्य यात्रा और जो पॉडकास्ट तवी टेल्स है इसका शुभारंभ करें, यही आपसे विनती है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली,
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडा, जय भूतार बिहारिणी, जय स्वर्ग गते देवी, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्ते। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही आनंद आया। जितेंद्र सिंह जम्वाल जी, जय माता दी। जय आपने माता वैष्णो देवी की आशीर्वाद हमारी तवी टेल्स पे बिखेर दी हैं आज, दुर्गा माता की स्तुति गा के। और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और आपका हम स्वागत करते हैं हमारे तवी टेल्स के इस 16वें एपिसोड में। और हमारा हर गेस्ट जो है वो स्पेशल होता है। हम जो है वो जो डुग्गर रत्न है, हमारे जो हीरे हैं, जी। उनको एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। ये तवी टेल्स का प्रयास है। और ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी, कि कल को कोई बोले कि जम्मू के डोगरों ने क्या किया है, तो हम हाँ, बोलेंगे तवी तवी टेल्स को क्लिक करें और देखिए जम्मू के कितने क्या नायाब बात। हीरे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। तो हाँ, आज के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, और एंटायर तवी टेल्स टीम की ओर से आपका दिल की गहराइयों से हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपके इस प्रेस्टिजियस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। एंड आई एम ग्रेटफुल सर। और बाकी आगे जैसे बातचीत बढ़ेगी तो वैसे वैसे और आनंद आएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले ही दर्शकों से कि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज माफ करिएगा। और मैं बहुत आभारी हूं। और आपके कार्यक्रम का नाम बहुत सुंदर है, तवी टेल्स। वो सुनते ही वो लगता है कि अस जम्मू पुज्जिए दे हां ते ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਆ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਆ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਿਊ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਨੇ ਦਾ कि मी तुसे ਇਹਦੇ ਚ शामिल किया। स्तुति से स्टार्ट किया सर, और बड़ा ही ऑस्पिशियस है। और आपकी आवाज ऐसे नहीं, हमने स्टार्ट में बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने इसको ट्वीट किया था, क्योंकि इसमें बहुत ही भक्ति जितनी पैशनेट तरीके से भरी हुई है सर, उसको जी। उसको बताना शब्दों में बहुत मुश्किल है। थैंक सर, यू। आप जम्मू के उस सांस्कृतिक वातावरण में पले बड़े हैं। जी। क्या वह बाल्यकाल ही आपकी संगीत यात्रा की पहली प्रेरणा बना था? जी बिल्कुल। देखिए संगीत का मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, आप गुणी लोग हैं, कि संगीत जो है कहीं से लिया या दिया जा नहीं सकता। ये भगवान की देन होती है। और वो बाल्यकाल से ही समझ में आने लगता है कि बच्चा किस ओर जाएगा। तो मेरे ऊपर भी भगत की कृपा रही कि मैं जब 6 या 7 साल का ही था तभी से मेरा रुझान जो है संगीत की तरफ रहा। और मुझे संगीत सुनना, पहले तो सुनना ही बहुत अच्छा लगता। रेडियो होता था, एक ही माध्यम था। और गजल, भजन और डोगरी गीत हमारे मैं सुनता था। और मेरे माता पिता को ये समझ आ गई थी बात के इसके अंदर कला तो है। क्योंकि कारण ये था कि मेरे पिताजी को भी संगीत का बहुत शौक था, पर वो उसको प्रोफेशनली नहीं कर पाए।
क्योंकि वैसा माहौल भी नहीं था घर का, और उस वक्त संगीत के इतने एवेन्यूज नहीं थे कि आप उसको प्रोफेशनली ले सकें। पर वो चीज उनके अंदर थी, और वो बहुत, जो भी हमारे जम्मू में पंडित लोग थे, उनके घरों में भी जाते थे, कोई संध्या होनी संगीत की, उसमें वो जरूर शामिल होते थे। तो उनका मुझे मिला। वैसे संगीत पूरे परिवार को ही बहुत पसंद है हमारे घर में, और सबने बहुत प्रोत्साहित किया। लेकिन वही है कि ये भगवान की देन है, इसमें मेरा 1% भी कोई वो नहीं है। आगे चल के उसको फिर आप कैसे उसको तराशते हैं, वो कलाकार का अपना परिश्रम होता है, और सबसे बड़ा उसमें पार्ट होता है गुरुओं का। तो फिर वो बचपन से, पहले तो ये आप हमारे घरों में होता है कि पढ़ाई करो, पहले तो मिनिमम एक एक इस लायक बन जाओगे कल को कुछ भी आप अ, काम कर सकें। तो वो पढ़ाई भी चलती रही, तब तक ऐसा कुछ विचार नहीं था कि हम इसको प्रोफेशनली करेंगे। ये विचार काफी लेट हमारे घर में हुआ, कि 12th के बाद थोड़ा लगने लगा कि नहीं ये ठीक गा लेता है। तो फिर उसके ऊपर थोड़ा विचार किया गया कि क्या किया जाए। तो फिर आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ने लगी। जी जी। सर, आपकी संगीत यात्रा पे ही अभी हम उसको जारी रखते हैं बचपन की। जब आपने अपनी सुर यात्रा आरंभ की सर, तो उस जी समय किन गुरुओं ने आपकी प्रतिभा को तराशा, और किस तरह का आपको संगीत का प्रशिक्षण मिला जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब प्रोफेशनल मोड में आने का एक विचार बना लिया जब आपने? जी जी डॉक्टर साहब, देखिए आप खुद भी एक कलाकार हैं, आप जानते हैं, और संगीत आपके अंदर भी है। देखिए संगीत मिलना एक गिफ्ट के तौर पे एक अलग चीज है, उसको फिर प्रोफेशनली करना वो एक अलग चीज है। तो ये पिताजी ने बात की कि अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो इसका जो शास्त्र है संगीत का, वो आपको सीखना पड़ेगा। और कोई भी फील्ड हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, तो उसका जो हमारा शास्त्रीय अंग है वो हमें सीखना पड़ता है, ताकि उसकी गहराई का पता चले कि हम क्या गा बजा रहे हैं और उसका शास्त्र क्या है। और संगीत अपने आप में एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है। तो वही डिसाइड करके फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए, मेरे पहले गुरु पंडित R E दसक्कर जी, जो तब म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में कार्य करते थे एज इंस्ट्रक्टर, और वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और बहुत ही अच्छे इंसान। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं। खुद वो वायलिनिस्ट थे, बट गायन भी उनका उतना अच्छा था। तो पिताजी ने उनसे मिलवाया, उनके जो विद्यालय का नाम था नूतन संगीत विद्यालय, एक्सचेंज रोड पे उनका वो विद्यालय था। तो मिले, गुरुजी ने सुना, बहुत प्रसन्न हुए। तो वहां से फिर हमारी जो शिक्षा है संगीत की वो शुरू हुई, और क्लासिकल में जो भी राग वगैरह हमारे हैं उसका रियाज शुरू हुआ। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, गुरुजी का कॉन्ट्रैक्ट था इसमें म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, वो खत्म हो गया। तो गुरुजी महाराष्ट्र वापस चले गए। तो फिर उनकी एब्सेंस में मेरा जो गाइडेंस मुझे दी, वो मेरे गुरु भाई हैं पंडित हरिकृष्ण जी, जो कि जिन्होंने अपने छोटे भाई की तरह मेरे को सिखाया। और हम एक परिवार की तरह ही रहते थे, क्योंकि गुरुजी महाराष्ट्र चले गए थे। और आपको याद होगा जो मेरी पहली गजल जो मेरी पहचान बनी, वो लोग बहरे हैं इन्हें दिल की सुनाया ना करो, बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हरिकृष्ण जी की है। तो उन्होंने वो बना के मुझे सिखाई, और मुझे कहा कि ये आज से तुम्हारी है गजल, तुम ही इसको गाओगे। तो उनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर कि वो गजल से ही मेरी पहचान बनी पूरे भारत में। तो फिर ये हुआ कि अब आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए, और दूसरा क्या, फील्ड उतना वो विशाल जम्मू में नहीं था प्रोफेशनली, कि आप इसमें प्रोफेशनली कितना काम करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि हम दिल्ली जाएं, और दिल्ली आके सीखें। तो सबसे पहले दिल्ली में जो मैं सीखा, मैंने पंडित मधु मुदगल जी से।
गांधर महाविद्यालय में। उसके बाद फिर मैं पंडित मणि प्रसाद जी से, जो गंडा बंद में उनका शिष्य बना, हमारे संगीत में गंडा बनता है, उसी को ही असल में शिष्य माना जाता है। तो पंडित मणि प्रसाद जी किराना घराना के बहुत बड़े गुरु हुए, अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर मैं उनकी शागिर्दी में आया, उनसे सीखा और अंत तक उनसे ही सीखता रहा। आज भी उनकी रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं हम लोग और रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि संगीत इतना विशाल सब्जेक्ट है कि इसमें कभी भी ये पूरा नहीं होता है। तो ये मेरी जर्नी रही। बाकी लाइट म्यूजिक में पंडित ज्वाला प्रसाद जी के साथ रहने का, काम करने का अवसर मिला। भारत के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, और जम्मू के बहुत लोगों का उन्होंने संगीत किया है। फिर एक पंडित महेंद्र सरीन जी के साथ काम करने का अवसर मिला। तो ये मेरे गुरुजन रहे जिनकी मेरे ऊपर कृपा रही, और उन्होंने बहुत प्रेम से सिखाया, और उसके वजह से ही जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ इनके आशीर्वाद से ही है। और सबसे पहले गुरुजी से भी पहले मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनका भी संगीत पहले उन्हीं से मुझे मिला। तो उनका हारमोनियम भी था घर में, तो हम वो हारमोनियम लेके बैठते थे, पिताजी बताते थे चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे गाओ, ये यमन है। उन्होंने भी रागदारी सीखी हुई थी। तो इस तरह। और बाकी तो हालात जो हैं आपके, जो आपके आसपास घटता है, वो सबसे बड़ा गुरु होता है आपका, कि आपके जीवन में उससे ही असर आता है। आप किसी चीज से दुखी होते हैं तो भी आपके अंदर उसका असर आता है। आप उस सोच के हिसाब से रियाज करते हैं। आपको कहीं ठोकर लगी, किसी ने कुछ बोल दिया, तो 4 घंटे की जगह 8 घंटे रियाज हो जाता है। तो दुनिया भी बहुत सिखाती है। तो ये मेरी संगीत की यात्रा अब तक रही। सर इसमें, बहुत ही सुंदर। हाँ, एक सर इसमें अपने हमारे जो दर्शक रहेंगे जो ये देख रहे होंगे आपका इतना बेहतरीन पॉडकास्ट, सर आपने घरना के बारे में बात की कि जी जैसे आपके गुरुजी के आपने घराने में उन्होंने आपको सो कॉल्ड एंट्री दी, अगर मैं उसको लेमैन जी लैंग्वेज में बोलता हूँ। तो सर ये जी। घराने की सिलेक्शन किस तरीके से होती है? आप गुरु चुनते हैं, गुरु आपको चुनते हैं? देखिए, वो आपका, आप जिस स्टाइल को पसंद करते हैं, जैसे किराना घराना है, बनारस घराना है, आगरा घराना है, तो इस तरह सब गाने के अलग अलग घराने हैं। ऐसे ही नृत्य के भी हैं, वादन के भी हैं। तो गुरुजी का हमने गाना पहले सुना हुआ था, बहुत अच्छे, खुद बहुत अच्छा गाते पंडित मणि प्रसाद जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनके पिताजी के शागिर्द लता जी के पिताजी थे, दीनानाथ मंगेशकर जी। तो ये इतना बड़ा घराना था। और उसके अलावा गुरुजी खुद एक बहुत अच्छे इंसान थे। क्योंकि कई बारी क्या होता है, गुरु लोग बोलते हैं कि आप क्योंकि मुझे तो गजल ही गानी थी, मैंने शुरू से सोचा था मुझे गजल लाइट म्यूजिक में ही अपना करना है। तो कई गुरुओं ने, मैं नाम नहीं लूंगा, कईयों ने मना कर दिया कि हम आपको क्लासिकल म्यूजिक नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप तो लाइट म्यूजिक गाने वाले हैं। तो जब मैं पंडित मणि प्रसाद जी के पास गया तो उनका ये कहना था कि बेटा, संगीत तो संगीत है, सबसे जरूरी बात है कि आप सुर में गाइए। आप शास्त्रीय संगीत गाएं, लाइट म्यूजिक गाएं, गजल गाएं, भजन गाएं, फोक गाएं, सुर में गाइए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और तुम्हारी अच्छी सोच है कि तुम शास्त्रीय संगीत सीख के गजल गाना चाहते हो या भजन गाना चाहते हो। तो ये उनकी खासियत थी गुरु जी की, कि उन्होंने किसी भी विधा को छोटा या बड़ा नहीं माना। और उनके बहुत शिष्य हैं भारत में, चंदन दास जी उनके शिष्य हैं, रीता गांगुली जी उनकी शिष्या हैं। इस तरह बहुत देश विदेशों में भी उनके बहुत शिष्य हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे सीखने का अवसर मिला। जी थैंक यू सर। सर आप गजल, भजन, लोकगीत, सूफी, जी। इतनी विविध विद्याओं में महारत हासिल करना, ये हम्म। बहुत ही गौरवशाली है। आपके लिए तो है ही, लेकिन हम सब जी जम्मू वाले लोगों के लिए भी बहुत गौरवशाली है कि आप इतनी विविधताओं में गाते हैं सर। जी इनमें से किस शैली को सर साधने में आपको जी। सबसे अधिक साधना करनी पड़ी? देखिए, पहले तो क्या बोलूं मैं, हीरा तो होता है उसके अंदर, उसको तराशना पड़ता है।
तो देन तो भगवान ने दी हुई थी, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। देन तो उसके अंदर थी। बट ये जरूर मैं कहूंगा कि भगवान जिसको जो गुण देता है उसमें कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज रहती है, कि आप 100 वॉट के हैं या 500 वॉट के हैं, और कितनी जल्दी आप चीज को ग्रहण करते हैं। तो वो तो चीज अंदर थी। उसके बाद मेरा जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद था वो है गजल। अब मेरा ये मानना है कि गजल जो गायकी है वो बहुत मुश्किल काम है। अब बाकी विधाओं वाले उसको बुरा ना माने, मैं सिद्ध भी करूंगा कि गाना कैसे मुश्किल है। गजल गाना ऐसे मुश्किल है कि एक तो गजल सिंगर को सबसे पहले तो उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज की क्वालिटी, बेसदार आवाज होनी चाहिए। नंबर 2, उसको क्लासिकल का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, वो खुद एक अच्छा कंपोजर होना चाहिए, जो खुद कंपोज करके गाएगा तो उसे और अच्छे भाव आएंगे, क्योंकि आपने जो चीज रची है वो आपके गले के हिसाब से रची गई है। तो उससे अच्छा आप किसी चीज में परफॉर्म नहीं कर सकते। और नंबर 4 ये है कि आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा होना चाहिए, उर्दू में, हिंदी में। तो देखिए कितनी चीजें हो गई जो गजल सिंगर को ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे उसको साधने में ये है कि क्लासिकल का रियाज तो हम सुबह करते ही हैं उठ के, वो सब सब जो लोग भी संगीत करते हैं उनको पता है। सुबह उठ के खरज का रियाज है, लोअर नोट्स का रियाज करना है, फिर दिन में उसके राग के हिसाब से सरगम पलटा जो है, और उसको हारमोनियम भी बजाना अगर आता हो तो फिर तो और अच्छा है। जो खुद बजा के गाएंगे तो आप किसी के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो मुझे गजल को साधने में काफी मेहनत करनी पड़ी, और आज भी मैं करता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पुराने जो हमारे उस्ताद हुए हैं उनको सुनने का, सीखने का। क्योंकि कोई भी कलाकार है, जिंदगी में एक पल उसका ऐसा होता है, एक लाइफ का एक जगह ऐसी होती है जो दूसरों को ही सुनते हैं वो। जैसे लता जी थी, तो लता जी एक वक्त था नूरजहां को, उनको सुनती थी नूरजहां जी को, और उनको ही फॉलो करती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उनको समझाया गया कि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अपनी आवाज में अगर अपने स्टाइल में गाएं तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेहनत की तो फिर लता जी बनी। ऐसे जगजीत जगजीत सिंह जी मेहदी साहब को सुनते थे। मेरे भी पहले गुरु मेहदी साहब हैं। मैं 6 साल की उम्र में गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले गाता था। अब उसका अर्थ पता नहीं था कि गजल का क्या अर्थ है, लेकिन वो सुनने में अच्छी लगती थी, राग झंझोटी में। तो ये होता है कि जब आप किसी को सुनते हैं, सुनने के बाद उसको गाते हैं, फिर एक पल आता है, जैसे आप कार्यक्रम में बुलाएंगे मेरे को, तो मैंने जगजीत साहब की गाई, गुलाम अली साहब की गाई, आप बोलेंगे जी अपना कुछ सुनाइए जितेंद्र जी। उससे क्या होता है कि आपकी पहचान बनती है। और आप किसी उस्ताद की गा के आप कभी भी उनसे अच्छा नहीं गा सकते, चाहे आप कितने बड़े सिंगर हो। तारीफ जरूर मिलेगी, बट आप अपनी चीज जब गाएंगे तो आपकी पहचान बनेगी, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आपने ही उसको गाया है। तो मुझे बचपन से शौक था धुन बनाने का। कोई भी राग गुरुजी सिखाते थे, मैं घर आके उसको किसी गीत या गजल की धुन बनाता था, उसको फिट करता था, फिर गुरुजी को सुनाता था, तो बड़े खुश होते थे। तो ये शुरू से मेरे मेरे में एक वो रहा है भगवान की तरफ से कि मुझे धुन बनाने का शौक है। और इसी तरह वो चलता जा रहा है सफर मेरा, है कि खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है, पानी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कलाकार, कुछ उसको करना नहीं पड़ता, और रास्ता बना हुआ है, उसको चलना है बस। अपना धर्म निभा रहे हैं, रोज जो हमें कर्म करना है, रियाज करना है, वो कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए आप, सब सही होगा। सर अगला बहुत अच्छा सर। क्वेश्चन जो विकास जी पूछेंगे, अब सर जी। रहा नहीं जा रहा है आपके दो गजल के शब्द सुने बिना। हाँ जी। क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है विकास जी नहीं बचेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये खुद भी बहुत कोई। संगीत प्रेमी हैं। तो मैं हाँ। इनको देख रहा था सर, ये यही चाहते हैं कि आप दो शब्द अगर सुनाते हैं तो सर बहुत अच्छा लगेगा अगले
प्रश्न की तरफ जाने पे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वही गजल गा देता हूँ जिसका मैं जिक्र कर जी रहा था। जी सर। अशकम बालवी साहब का कलाम है, और ये गजल मुझे इसलिए बहुत प्रिय है कि प्रोफेशनली पहली गजल है मेरी जिससे मेरी इंट्रोडक्शन गजल की दुनिया से हुई। और मुझे गर्व है कि मेरे ख्याल से JNK से अभी तक ये किसी ने किया नहीं है। हमारा इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, पहले जम्मू में होता है, डिस्प्ले योर टैलेंट हो तो आपको पता है। जी जी। वहां से सिलेक्शन होके फिर हम नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसमें पूरे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटीज आती नॉर्थ इंडिया की। वहां से दो दो लोग चुने जाते हैं। फिर इस तरह 4 जोन में चुन के 8 8 लोग नेशनल में जाते हैं। तो मैं गया था, तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से जीता था। और ये लाइट म्यूजिक में शायद अभी तक किसी ने किया नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो इसी गजल ने मुझे वहां पहचान दिलवाई। लोग बहरे हैं, लोग बहरे, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। बंद दरवाज़ों पे, बंद दरवाज़ों पे आवाज़ लगाया ना करो। लोग बहरा, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। लोग बहरे। ये गजल। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। मजा आई है। थैंक बहुत मजा आ गया सर। संगीत यात्रा से थोड़ा सा हटके एक कहावत है कि यू कैन टेक डोगरा आउट ऑफ जम्मू, बट यू। यू कांट टेक जम्मू आउट ऑफ ए डोगरा। क्या बात है, तो क्या बात। चाहे आप जम्मू से दिल्ली चले गए अपने प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए, आपको जम्मू छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब आपकी ग्रोथ नहीं थी। जी तो आपने लेकिन डोगरा समाज आपके दिल में रहा, और आपने सर डोगरा समाज ट्रस्ट दिल्ली की स्थापना की। तो सर जी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसका विचार कैसे आया आपके मन में, और जी दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है भारत की, जी। ऐसी महानगरी जो एक मेट्रो भी है, उसमें डोगरा डोगरा संस्कृति को संजोने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा आपको? जी, डोगरा समाज ट्रस्ट दिल्ली जो 4 साल पहले हमने रजिस्टर करवाया, उसका विचार इस तरह आया कि जैसे मेरी वाइफ बंगाली है, तो बंगालीज की बहुत सारी संस्थाएं हैं, पंजाबियों की बहुत सारी संस्थाएं, हिमाचल के हमारे इतने मित्र हैं, तो सब मुझे बुलाते थे अपने कार्यक्रमों में। और सभी सभी प्रांतों की, सभी भाषाओं की अपनी संस्थाएं हैं, एकेडमीज हैं। तो हमारा कुछ नहीं था। बहुत साल, 30 35 साल पहले एक थी संस्था, और उसके बाद वो जो लोग उसको चला रहे थे वो शायद एजड हो गए, तो वो चल नहीं पाई आगे। वो 30 35 साल पहले थी, डोगरा हिमाचल संस्कृति संगम उसका नाम था। तो मुझे ये विचार आया कि मुझे कुछ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए करना चाहिए, तो इतना मीठा संगीत है और हमारी इतनी महान परंपरा है जम्मू की, तो इसको कुछ कुछ तो किया जाए। बड़ा नहीं तो छोटा किया जाए। तो बस यही विचार था। ये विचार लेके मेरे साथ महेश जी थे, हम दोनों डॉक्टर करण सिंह जी के पास गए।
और हमने उनको अपना विचार दिया कि हम ऐसे काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो हमने जो उनको फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पेट्रन इन चीफ रहिए, क्योंकि आपका हाथ हमारे सर पे रहेगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और वहां से फिर 2022 से हमने काम शुरू किया। 22, 23, 24, 3 साल से मैं इसका फाउंडेशन डे मना रहा हूँ और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मुझे लोगों से सहयोग मिल रहा है। यहाँ से भी, विदेश में भी जो हमारे डोगरे हैं वो भी, कई लोगों के फोन आते, दुबई से मुझे फोन आए कि आप दुबई कब आ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो यहीं छोटा सा हम कर रहे हैं, आगे देखिए। और इस साल जो हमने किया फाउंडेशन डे, तो वैसे हमारा 30 अक्टूबर है, बट वो नेक्स्ट डे दिवाली थी तो इसलिए हम कर नहीं पाए क्योंकि लोग सब उसमें बिजी होते हैं। तो मैंने 15 फरवरी को ये कार्यक्रम किया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हमारे डोगरा बच्चे हैं उनके साथ मिलके हमने किया और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। 1000 से ऊपर लोग उसमें आए थे और बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। और डॉक्टर करण सिंह जी उसके चीफ गेस्ट थे। और हिमाचल के लोग मुझे बहुत साथ देते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति सेम है, भाषा भी सेम है, संगीत भी सेम है। तो बहुत हिमाचल के लोग बहुत जुड़े हैं। अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं हमारे से, बहुत उनका सहयोग मिलता है। और कश्मीरी हमारे बहुत मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं जस्टिस धर साहब है, राजेंद्र धर जी, उनका बहुत सपोर्ट रहता है। ऐसे बहुत हैं। तो जो जम्मू में ही पैदा हुए तो वो जो कश्मीरी तो हैं पर वो कहते हैं हम तो डोगरे हैं। तो ऐसे बहुत है। तो जो बहुत साथ देते हैं, बच्चे, कश्मीरी बच्चे बहुत हैं जो हमारे डोगरा समाज ट्रस्ट में हैं, मेंबर भी हैं। तो इस तरह मैं जो भी कर सकता हूँ तो चल रहा है। बाकी करवाने वाली तो माता रानी, आपको पता ही, उनके इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता था। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अभी काफी लोग हैं जो हमारे इसमें, कम से कम 1000, 1500 लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। अभी बहुत लोगों को जोड़ना बाकी है। तो आप सबका सहयोग चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ सबको कि डोगरा समाज ट्रस्ट दिल्ली के नाम से आप जुड़िए। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, यूट्यूब पे भी हमारा पेज है। यूट्यूब पे आप जाके देखिए कि हमने क्या काम किया हुआ है। हर साल की हमारी उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रोफेशनली करूँ, इसकी वीडियोग्राफी मैं प्रोफेशनली करवाता हूँ ताकि यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ धन अर्जित किया जाए जो आगे इस काम में जो हम करें। क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो मेंबरशिप से ही होता है, कोई टिकट नहीं होती, कोई कुछ नहीं। और डॉक्टर करण सिंह जी का आशीर्वाद है, उन्होंने तन मन धन से हमारी सेवा को, हमारी जो सहायता की, तो उनके आशीर्वाद से अभी तक चल रहा है। बट आगे चल के हमें मैं अपने जम्मू के डोगरा जो बिजनेस वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए कि बिना पैसे के, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। एक कार्यक्रम छोटा सा भी करने में 5 से 7 लाख रुपया उसका खर्चा आता है। तो मैं अपने सारे मेंबर्स का, जिन्होंने हमें मेंबरशिप लेके हमें सहयोग किया, उनका मैं आभारी हूँ कि उनके ही धन से ये चल रहा है। तो आगे देखिए, स्पॉन्सरशिप अगर मिले तो मैं जम्मू के जितने भी हमारे हैं साथी, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आपके साथ की जरूरत है और जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी हम उनको पेश करेंगे। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रयास है सर आपका ये। मुझे लगता है कि हम भी अपनी तवी टेल टीम की ओर से अपील करेंगे, जी जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जी। स्पॉन्सर तो हम करते रहते हैं बहुत सी इवेंट्स को, तो थोड़ी अपनी कल्चर के लिए जो लोग काम करना कर रहे चाहिए। हैं और अपनी कैपिटल सिटी में कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है उनको आगे आके सहयोग करना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये मैसेज दूर से दूर तक और मैं पहुंचाए। रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से, हमारी एकेडमी से, वो भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो बहुत हो रहा है जी जी। संगीत, और बहुत सारी संस्थाएं, पर हम जम्मू में काम कर रहे हैं। तो हमें अगर वो साथ दें तो एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और जो भी गणमान्य व्यक्ति इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जरूर इससे जुड़े, तो हमारी बहुत मदद होगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और हमने फेसबुक पे इस बार आपने किया है जो प्रोग्राम जो किया था आपने फरवरी में, वो जी बहुत ही जी। बढ़िया पिक्चरें उसकी आई थी और फोटो काफी वाइडली सर्कुलेट हुई थी। तो सर उसके जी लिए आपको बहुत बहुत मुबारक सर कि इतना बड़े स्तर पे एक इवेंट करना अपने में मायने रखता है, वो भी जम्मू से बाहर रह के राजधानी में जहाँ पे जगह जी। मिलने की भी प्रॉब्लम रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की बिल्कुल। भागीदारी में डिस्टेंसेस की वजह से। जी जी। सर अगला जो प्रश्न है वो है, जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी आपकी रचित दुर्गा स्तुति को ट्वीट किया, जी। उस विशेष क्षण की अनुभूति कैसी थी, और आप उस पल को हमारे साथ बांटना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था ये देख के? ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है पूरी, एक पूरा एपिसोड है कि जैसे आज हम बैठे, कल पहला नवरात्रा है, और सबका यही था कि जैसे पहले होता था कि बम्बई से बड़े बड़े कलाकारों से वो रिकॉर्ड हो जाती थी चीज और ट्वीट हो जाती थी। तो शाम को तकरीबन 8 या 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कल हमें कुछ उपासना डालनी होगी, कुछ ना कुछ वंदना डालनी होगी, क्योंकि कल पहला नवरात्रा है। और प्रधानमंत्री जी सुबह 4 बजे ट्वीट कर देते। तो सबने जो ऑफिस में थे उन्होंने कहा कि आप बताइए मुंबई से किससे करवाएं। बोले मुंबई क्यों, हमारा प्रसार भारती है ना, और हमारा आकाशवाणी है। आकाशवाणी में तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारे कलाकार हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, उनसे क्यों नहीं करवाते आप? तो देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच कि हम अपने लोगों से, जो हमारे कलाकार हैं जिनको कम मौका मिलता है, उनसे करवाएंगे। अब ये 8 9 बजे की बात है कि उनसे करवाइए, हम कल ट्वीट करेंगे। अब 9 बजे कोई तैयारी नहीं थी, तो डायरेक्टर जनरल को ये मैसेज मिला तो उनकी वो बहुत घबरा गए। फिर जो म्यूजिक के इंचार्ज थे हमारे, उनको फोन किया गया कि किसी भी तरह से इसको रिकॉर्ड करिए, कोई भी स्टूडियो में जाइए, कुछ भी करिए। तो वो मित्र हैं मेरे, डॉक्टर संतोष नाहर, खुद बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं, क्लासिकल बजाते हैं। उनका मुझे फोन आया डॉक्टर साहब रात को 10 बजे कि जितेंद्र भाई ये है और आपको करना है और बचाना है। मैं कहा, ठीक है। मैं माता रानी का नाम लिया, उन्होंने मुझे लिरिक्स भेजे और मैं लग गया 10 बजे। और 10 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक मैं उसको करता रहा। पहले तो उसको कंपोज करना था, कंपोज करने के बाद रिकॉर्ड करना था। तो बाई चांस ऐसा था कि मेरे घर में स्टूडियो भी है, अपने काम के लिए मैंने छोटा स्टूडियो बनाया हुआ है। नहीं तो रात को आप किस स्टूडियो में जाते? एंड आई कैन प्ले कीबोर्ड एज वेल। तो मैं वो प्रोग्रामिंग सारा मैंने सीखा हुआ, तो वो कर करा के 12:30 1 बजे मैंने वो तैयार करके चीज उनको भेजी। और उन्होंने तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वो भेजी, और सुबह प्रधानमंत्री जी ने उसको ट्वीट किया। फिर नेक्स्ट डे तो सारे इकट्ठे हुए, रेडियो में फिर सारी रिकॉर्डिंग हुई 9 के 9 दिन की, है ना। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस दिन अपने आकाशवाणी, जो मेरी पहली, जिसको बोलेंगे, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, उनके मैं काम आ सका। और आज भी आकाशवाणी का बहुत आभारी हूँ कि कोई भी संस्थान आपको नहीं गवाता है, सिर्फ आकाशवाणी है जो नए कलाकारों को अवसर देता है और उनको आगे बढ़ाता है। आज तक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ है। तो मैं उस दिन वो काम कर पाया,
और सबकी आशाओं पे खरा उतर पाया, मुझे बहुत खुशी है। और उसको 2 बार ही ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने, 7 साल पहले भी किया था, अभी पिछले साल फिर किया था। तो ये स्टोरी रही बड़ी इंटरेस्टिंग। जी। ये वही माता रानी का ही आशीर्वाद था कि बिल्कुल, माता वही रानी ही करवाते हैं चुनती जी, है, वही करवाते वही हैं, वही चुनती करवाते हैं। तो रही बात सर आकाशवाणी की, तो मैं सब दर्शकों से जो हमारे व्यूअर्स हैं शेयर करना चाहूंगा कि जितेंद्र सिंह हैं। जम्वाल जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी आकाशवाणी कठुआ में। इनका एक प्रोग्राम था, मैं वहां इनसे पहली बार, आप इनको याद हो ना हो, जी पहली जी। बार मैं आपको 2012 में मिला हूँ। वाह तो वाह। तब तब मैं कठुआ में जॉब करता था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट अच्छा। हॉस्पिटल कठुआ में हूँ। हाँ हाँ जी, हम मिले तो थे वहां पे, बहुत अच्छा हाँ, काम कर। वहाँ वहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जी तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो जी सर एक और महत्वपूर्ण जो एक प्रधानमंत्री जी ने तो किया ही किया, जी तो जी राष्ट्रपति जी थे हमारे, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। तो जी। उन्होंने आपका एक हेलो वोटर्स गीत का विमोचन किया था। हाँ ये भी जी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी हाँ गर्व की बात है। तो सर जी। वो पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? बहुत ही बहुत ही बहुत ही, क्योंकि वो ऐसी फीलिंग थी, क्योंकि वो लाइव था। हमने तो रिकॉर्ड किया था, पर वो राष्ट्रपति जी ने उसको रिमोट से उसको प्ले किया था। तो वो एक फीलिंग थी, अब चलने वाला है, चलने वाला है। मतलब एक जो रोमांच है ना, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे मित्र हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, तो उनका वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते हैं, मिस्टर सतीश पांडे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत प्रेस्टिजियस काम है, तो आपको करना है। छोटा ही था वो, 5 सेकंड की वो थी, जैसे होता है ना टाइटल, पर उसमें ही सारा समाहित होता है। हमारी जो कमर्शियल जो जो दुनिया है, उसमें बहुत छोटे में 15-20 सेकंड में आपको दिखाना होता है। और ये भी मुझे बहुत गर्व है कि मैं कम से कम अभी तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं रेडियो टीवी कमर्शियल्स कम से कम 1,000 से ऊपर कर चुका हूँ कंपोज, जिसमें 502 पताका चाय है, एल्पेनलीबे है, बहुत सारे हैं, आज भी चलते हैं वो रेडियो पे। तो जी जी सर जी। सर ये आपकी जो, बिकॉज मैं मार्केटिंग से हूँ सर, बेसिकली जी ब्रांड और एडवर्टीजमेंट में। जी अजय जी। तो मेरे को ये सर सीरियसली बहुत आश्चर्य है, और मैं अपने को अ, सच में बोलूं बहुत अनफॉर्चुनेट समझ रहा हूँ कि जी आपकी इतनी ज्यादा योगदान, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस, और जी हम जम्मू में, हमें शायद, मुझे नहीं पता, शायद काफी लोगों को पता होगा, विकास जी को पता होगा, बट जी। मैं जम्मू के उन लोगों में से हूँ जिनको शायद आपकी योगदान और कंट्रीब्यूशन के बारे में पता ही नहीं था। ऐसे ही लेकिन थोड़ा हमने पढ़ा, थैंक्स टू डॉक्टर विकास, तो तब जी मेरे को लगा, मैंने कहा ये एक एक ऐसे जेम है जो शायद हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन बाहर रह के पूरे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका, इनकी योगदान को और इनके कार्य को हमारे युग पुरुष प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने पहचान लिया, जी। रामनाथ कोविंद जी ने पहचान लिया। अब ये हमारी बारी है कि अब हम पहचाने कि हमारे पास क्या हीरा है जो दिल्ली के जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को ये लगता है सर कि आज का ये पॉडकास्ट और आज का ये दिन हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिकली तवी टेल्स के लिए और जी। जम्मू के व्यूअर्स के लिए, कि इतनी महान हस्ती के साथ आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आपने आईसीसीआर के प्रतिनिधि कलाकार के रूप में जी विदेशों में भी अपने सुर बिखेरे। जी 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 जी। विदेशों में भारतीय संगीत प्रस्तुत करने के अनुभव आप किस प्रकार देखते हैं? जी बहुत ही। मैं तो 91 में पहली बार विदेश गया था, यूएसए। तो वो एक फीलिंग अलग होती है, क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहना, सब कुछ अलग होता है। और अमेरिका तो जवाब ही नहीं उसका। और मैं ऐसी टीम का हिस्सा था जो सब बड़े कलाकार थे, उसमें जाकिर हुसैन जी थे, पंडित बिरजू महाराज थे। तो मैं एज अकम्पनिस्ट उनके साथ गया था, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ। और मैं उनके साथ काम भी करता था। मैंने जॉब भी किया है संगीत नाटक एकेडमी के अंडर, मैं एज वोकलिस्ट था। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी कि
अपने देश को, क्योंकि यहाँ जब हम रहते हैं तो वो फीलिंग का पता नहीं चलता है। जैसे हम जम्मू से हैं तो जम्मू के अंदर रह के डोगरा फीलिंग आती है, लेकिन उतनी नहीं आती जो दिल्ली में रह के आएगी। और जब आप देश से बाहर जाएंगे तो भारतीयता का जो महत्व है वो बाहर जाके पता चलता है। तो बड़ा गर्व था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो पूरा जो टूर था, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स थी उसमें। मैं क्या बताऊं, 2-2 हजार, 3-3 हजार लोग थे। और मुझे उसका गर्व है कि मैं आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू उस्ताद जाकिर हुसैन जी। और बड़ा प्यार उन्होंने, छोटे भाई की तरह मुझे बहुत प्यार दिया। और वहां से फिर लोग आते थे कि आपका हमने सुना है, तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आप गजल भी गाते हैं। तो उनको लगता था गजल गाता होगा। तो फिर घरों घरों पे, बहुत सारे घरों पे कार्यक्रम हुए इस तरह। और मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा, 1 महीना हम लोग उधर ही थे। तो फिर वो चल पड़ा। आईसीसीआर का मैं कलाकार हूँ ये तो सही बात है, बट आईसीसीआर के थ्रू इतना मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पता नहीं क्या कारण रहे कि उसमें आफ्टर अप्रूवल कुछ इतना नहीं मिला। ये जो भी मैं अभी तक कर पाया हूँ अपने बलबूते पे ही। जो कोई यूट्यूब पे सुनते हैं लोग या फेसबुक पे देखते हैं, तो उनका इतना प्यार मिलता है कि वो हमें बुलाते हैं। अभी मैं पीछे ऑस्ट्रेलिया गया था, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में होके आया हूँ। तो वहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पे पंजाबी कम्युनिटी, उन्होंने बहुत प्रेम दिया। एक समय था कि वहां मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं रुकूंगा कहाँ, मैं खाना कहाँ खाऊंगा। बट मैंने सोचा कि मुझे जाना है, क्योंकि जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो बहुत लोगों ने साथ दिया। हमारे परमजीत भाई हैं, वो बहुत अच्छे तबला बजाते हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। साथ में तबला भी प्ले किया। और एक इप्सा करके एक सोसाइटी है, वो सारे उसमें ज्यादा कवि लोग हैं। वो हर साल मेरा 1-2 प्रोग्राम करवाते हैं। अभी उन्होंने फिर बोला कि हम आपके 4-5 कार्यक्रम करवाना चाहते हैं और शहरों में भी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यूके में मैं कम से कम 7-8 बार गया हूँ। सिंगापुर, दुबई, मस्कट, ये सब। तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बाकी ये है कि मेरा भी ये मानना है कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। वो क्या है, अक्षय कुमार जी का एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था कपिल के शो में। तो उनको सबने पूछा कि आपने बड़ी मेहनत की और आपने इतना नाम पैदा किया। वो बोला, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था तो मेरे जैसे कई लड़के थे, हजारों हजारों अक्षय कुमार थे जो मुझसे भी बेहतर थे। पर नाम मेरा हुआ, इसका मतलब आपकी मेहनत प्लस टैलेंट प्लस उसके ऊपर है डेस्टिनी। बिल्कुल। आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बहुत बड़ा रोल है, लोग उसको माने या ना माने, बट उसका है। तो अब कई जगह होता है आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे नहीं होते हैं। आपको वहां होना चाहिए था, आप नहीं थे, वो मौका निकल गया। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि, लेकिन भगवान का बहुत आभारी हूँ कि अभी तक उसने जो भी बहुत बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है। आप जुड़े, आप देखो ना, आप जुड़े हो। अभी पिछले दिनों हमारे लियाकत भाई आए थे जम्मू से, बहुत बड़े शायर हैं। बोलते, जितेंद्र पंजाब भाई से। आपसे मिल नहीं पाए, मुझे ताज्जुब है कि ये कैसे हुआ। तो इस तरह है। अब जो है सो है। अब जैसा भी होगा, चल रहा है, कारवां तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चला, आपने अपनी कंपोज की हुई गजल तो सुनाई, तो अपनी कंपोजिशन के बाहर कौन सी आपकी कोई फेवरेट गजल है? और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन है गजल से जुड़ा हुआ कि जी। गजल, क्योंकि ऐसे सर आम आदमी को नहीं समझ आती, उसमें श्रेय मैं देना चाहूंगा जगजीत सिंह जी को कि उन्होंने हाँ हाँ, एक एक आम आदमी की वो एक पसंद बना दी है गजल को ना। नहीं तो इसको बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज समझी जाती थी कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट उर्दू हाँ, होगा, मतलब बड़ा मुश्किल। अब मैं भी जब सुनता था तो कॉलेज टाइम पे तो जगजीत सिंह जी की गजलें सुन के ही गजल का टेस्ट आया, नहीं तो बाकी बड़ी बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड सी लगती हैं। तो उसमें बिल्कुल।
ऐसा कौन सा तत्व है जिसे साधने के बाद ही गजल श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है? तो कोई एक आप स्टार्ट करें, जो आपको कोई फेवरेट गजल जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए, जो मैंने जो आपको बताया पहले इंटरव्यू में कि जो मेरी अपनी जिंदगी की पहली गजल, कभी। मैं उसको गाना चाहूंगा। वैसे जगजीत भाई भी मेरे गुरु समान ही हैं, उनसे मैं एक दो बार मिला हूं, और वो दोनों ही ऐसे मुलाकातें थी कि वो मैं आज तक नहीं भूला। एक बार मैं जम्मू में था तब, और मुझे पता चला कि उनका श्रीनगर में प्रोग्राम है। तो अब उस वक्त तो उनको सुनते थे, उनको लगता था कि वो मतलब भगवान है हमारे लिए। तो मैंने सोचा कश्मीर तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक मित्र को लिया, अरविंद, आप जानते होंगे, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको लेके मैं पहुंच गया, क्योंकि उनके पिताजी वहां पोस्टेड थे। तो भाई रहने की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे पास टिकट भी नहीं थी, टिकटेड शो था, टिकट भी नहीं थी। वो होटल में हम खड़े हैं शीशे के बाहर, और वो अंदर खड़े हैं, कम से कम 100 फुट दूर खड़े हैं। हम अंदर जाने का कोई साधन नहीं, लेकिन भगवान है। तो मैंने बाहर से ऐसे किया उनको, गुरु जी नमस्कार। बोलते यार वो दो लड़के खड़े हैं, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, बताइए। और बुलाया, हमें अंदर गले से लगाया। मैंने बोला हम जम्मू से आए। बोलते अरे आओ आओ बैठो। इसी तरह दिल्ली में मिले, तब तो मैं गा रहा था, तो तब भी उनका बहुत आशीर्वाद मिला। तो ये जो गजल है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी फर्स्ट, जो मैं बचपन में सुनता था, ये पहली इसी से शुरुआत हुई। फैज अहमद फैज की गजल है। जी। गुलों में रंग भरे, बात ना बहार चले, गुलों में रंग भरे, बात ना बहार चले, चले दिया गुलशन का बार चले, गुलों में रंग भरे, बात ना बहार चले। इसका मक्ता गा देता हूँ। मक्ता होता है जिसमें शायर का नाम आता है। तो मैं आपके दर्शकों के लिए थोड़ा इजी कर दूं। मकाम फैज, कोई राह में जचा ही नहीं। फैज कह रहे हैं कोई भी जगह पसंद नहीं आई राह में। किस जगह की राह? जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। कुएं यार, यार की गली से निकले तो सुए दार, दार बोलते फांसी का फंदा। तो फांसी के फंदे पे जाके रुके, बीच में कोई जचा ही नहीं। तो फैज साहब, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। मकाम फैज मकाम फैज, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। यार से निकले तो सुबेदार चले, चले दिया, चले दिया गुलशन का बार चले, गुलों में रंग भरे, बाद नो बहार चले। बहुत बढ़िया। बहुत 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 खूब, ये मजा आ गजल गया। थी जिससे मैं गजल की तरफ मुड़ा। मोड़। और
ये मेहदी हसन खान साहब की गाई हुई है, तो वो बचपन की यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। जी जी। सर क्लासिकल बैले जैसे मेघदूतम में संगीत रचना करना, जी बस क्लासिक की एक जटिलता है और जी। भावनाओं का ऐसा संतुलन साधना, जी उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? देखिए, ये मेघदूतम आप एक बैले का नाम ले रहे हैं जो बहुत ही फेमस एक कृति है कालिदास जी की, जी। और मेघ की यात्रा पे आधारित है वो। तो मेघ की यात्रा दिखाई कालिदास जी ने, तो मेघ बादल जहां जहां से चलता है, किस शहर में पहुंचा, दिल्ली में पहुंचा तो क्या हुआ, दिल्ली के लोग कैसे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है। तो संस्कृत एकेडमी है, दिल्ली सरकार के अंडर है वो, संस्कृत एकेडमी दिल्ली। उसके जो सेक्रेटरी हैं हमारे मित्र थे, अब वो उसमें उस पोस्ट पे नहीं है। बहुत बड़े विद्वान हैं भारत के संस्कृत के, डॉक्टर जीतराम भट्ट। तो उनको विचार आया कि चूंकि मेरी पत्नी कनिका जी वो क्लासिकल डांसर हैं, कथक डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं, और उन्होंने पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा है। तो डॉक्टर जीतराम भट्ट जी को लगा कि इन दोनों का अगर हमें फायदा लेना है तो एक बैले की रचना की जाए। तो मेघदूतम बैले को चुना गया, उसके चुनिंदा श्लोकों को लिया गया क्योंकि पूरा तो बहुत लंबा था। तो फिर उसके ऊपर हमने काम किया, और ये मुझे गर्व है ये बताने में कि प्योरली संस्कृत में ही बैले दिल्ली में पहली बार मेघदूतम हुआ। नहीं तो कुछ हिंदी वगैरह सब मिक्स होता है, और इतना लोगों ने पसंद किया। अब उसका हम दोबारा उसको करने का सोच रहे हैं, शायद उसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे। तो उस पर भी बात चल रही है। तो मेरी पत्नी ने उसकी कोरियोग्राफी की थी, कनिका जी ने, मैंने उसका संगीत बनाया था। तो बैले का जो संगीत है, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल संगीत है, क्योंकि नृत्य नाटिका जिसको कह सकते हैं आप, उसमें उसकी ये खासियत रहती है कि उसमें कहीं तो नृत्य आ गया, तुरंत डायलॉग आ गया, तुरंत बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया, तो उसकी जो टाइम लाइन है ना, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मंच पे अगर 100 आर्टिस्ट कर रहे हैं उस चीज को, तो उनका स्टेज पे आना, उसका भी संगीत चाहिए, उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आके खड़े हो गए, संगीत चल रहा है आपका, एंट्री का एग्जिट का भी संगीत है। तो सब वो मैंने सीखा पंडित बिरजू महाराज जी से। उनके साथ जब मैं था तो ये मैंने इस कला को देखा कि ये क्या है, क्योंकि महाराज जी बैले के तो गुरु थे। तो वो 3 साल जो मैंने कथक केंद्र में जॉब किया, उस दौरान ये चीज मैंने सीखी। तो आज भी बहुत बैलेज हैं, 50 के ऊपर मैं बैलेज कंपोज कर सका हूँ, विदेश से भी लोग आते हैं करवाने। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह का काम करने का भी अवसर मिलता है। आमतौर पे कोई आदमी एक चीज करने में ही उस जीवन निकल जाता है। तो गजल, पर ये बात जरूर है कि मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही हूँ। म्यूजिक मैं तब करता हूँ जब मेरे पास समय बचता है गाने के अलावा। गाना आज भी मेरा फर्स्ट लव, मेरा गाना ही है। मैं स्टूडियो भी चला सकता था, तब स्टूडियो का बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा कमर्शियल एंगल से भी बहुत अच्छा चलता था। लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं ये सब चीजें की कि मेरा गाना उससे प्रभावित होगा। लेकिन सब कुछ रेडियो टीवी जिंगल्स ये सब करते रहे, लेकिन गाना अपनी जगह पे मेन रहा। तो ये चीज है। अभी मैंने बहुत कम कर दिया है संगीत निर्देशन, क्योंकि गाने से समय नहीं मिलता है, लेकिन करता हूँ, मेरा शौक है उसमें। जी। नहीं, बहुत अच्छा सर, सर, आप इसे पहले का किया सर। मेरे बस एक सुझाव है सर। हाँ जी जैसे हमारे यहाँ के बहुत मशहूर 17वीं 18वीं सदी में कवि दत्तू थे, जी 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 जी। बिलावर के, तो उन्होंने ब्रिजराज पचीसी लिखी है सर, जो वाह वाह वाह। महाराजा रंजीत देव के जो सुपुत्र थे, जब उन्होंने कांगड़ा में या बाकी जगहों के ऊपर उनका कुछ युद्ध हुए किसी कारणवश, जी उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और कई उन्होंने पर्व लिखे हैं जो
जी लिखी जी। तो ब्रिज भाषा में है, लेकिन अगर हम्म। सही तरीके से आप उसको जम्मू में आप और मैम आके इसी किसी पक्का। विषय के ऊपर अगर ऐसा ही बैले को प्रस्तुत करते हैं और डोगरी में, तो जी। ये जम्मू के लिए और हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही फर्स्ट टाइम होगा एक ऐसी चीज देखना। तो एक आपसे बिल्कुल। निवेदन है कि अगर कभी भी आप ऐसा प्लान करते हैं तो जरूर जरूर। हम सब मिलके उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी और हमारा सौभाग्य होगा कि हम अपनी धरती पे आके ये चीज कर सकें। वैसे मेरे जहन में तो हमारे गुलाब सिंह पे था कि मैं उनके ऊपर एक बैले बनाऊं। जी सर। पर उसकी वो सारी जो मेरी सोच है वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए सारा फाइनेंस अरेंज करना, वो सारी चीजें होगा होगा कभी ना कभी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कवि दत्तू जी पे, तो आप जरूर, हम इसके ऊपर करना चाहेंगे। और मुझे आशा है कि सरकार इसमें थोड़ा साथ दे, क्योंकि एक बैले अगर आप 1 घंटे का बैले करते तो कम से कम उसकी 1 महीने की तो रिहर्सल चाहिए डांसर्स के साथ। जी और उसके पहले 1 महीना म्यूजिक म्यूजिक की रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, क्योंकि लाइव तो आप कर ही नहीं सकते इतने म्यूजिशियंस को लेके। तो जी हम उसको म्यूजिक पार्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी पार्ट जो है उसकी रिहर्सल होती है। तो अगर ऐसा कभी बनता है तो हम जरूर आके वहाँ करना चाहेंगे, वहीं के कलाकारों को लेके उसको करना चाहेंगे जरूर। बहुत बढ़िया सर। सर, आज के युवाओं को, विशेषकर डोगरी युवा कलाकारों को, जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक पहचान बनाना चाहते हैं, जैसे आपने बनाई है सर? आप जी अभी भी अपनी जड़ों से बराबर जुड़े हैं और जी विश्व के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, एक जी पहचान है आपकी, तो जी उनको जी। क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जो भी कलाकार हैं, गायक, या डोगरी गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, क्लासिकल गा रहे हैं, उनके उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपका जो मेहनत, हार्ड वर्क आप कितना कर सकते हैं। क्योंकि संगीत ऐसी चीज नहीं है कि आप संगीत के साथ साथ कुछ और भी कर सकें, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं गायक की ही नौकरी करता था, वही मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी अपनी मांग थी, उसके लिए बाहर जाना पड़ता था 2-2 महीने। लेकिन जब आप सीखते हैं गुरु के पास, तो फिर आपको टिक के सीखना पड़ता है 4-5-10 साल। आपकी हार्ड वर्क चाहिए उस दौरान में। वो जो समय है वो कलाकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। वो जो 8-10 साल का समय होता है उसमें आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता। अब तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, पहले टाइम में काम नहीं मिलता था। तो वहां पे डगमगाना नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है कि एक दिन मैं करूंगा, तो जब मैं सीख जाऊंगा तो मुझे जरूर लोगों का प्यार मिलेगा। और पैसा कमाने की नीयत से उसको मत करिए, पैसा तो आएगा ही आएगा। आप उसको प्रेम करिए, कला को जानने की कोशिश करिए, ये है क्या, ये विद्या क्या है। तो मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जरूर है कि गुरु अच्छे होने चाहिए। और गुरु पहचानने में आपको 1 साल 2 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु अच्छे से पहचान के करना चाहिए, और फिर उनको समर्पित कर दो अपना। फिर थोड़ा आपको हिम्मत रखना पड़ेगा कि थोड़ा आपको फाइनेंशियली आप इतने साउंड होने चाहिए कि आप सीख सकें। जब आप सीख जाएंगे तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। फिर आप फिर घूमिए, सारा आनंद करिए। जी बहुत बढ़िया। बहुत ही सर, युवा कलाकारों के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा संदेश नहीं मिल सकता, और मैं उनसे अपील करूंगा कि ये एपिसोड जरूर देखें। और ये जो हमारे बडिंग बहुत से आर्टिस्ट हैं जम्मू में, डोगरा कलाकार हैं, अच्छा जी कर रहे हैं, जी जी। तो मुझे बहुत लगता है अच्छे कलाकार। उनके लिए बहुत ही अच्छा सर, ये वर्ड्स जी ऑफ पर्ल्स ऑफ विजडम है जी जो जी। आपने अभी अभी बात कही सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद। सर थैंक अब अभी तक सर हमने सुना जितेंद्र जी को, जो एक संगीत बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखते हैं, यू। उसके लिए संगीत देते हैं, आपने कंपनियों के नाम बताए। जी अ, जी उसके साथ साथ सर एक और पहलू है आपके जीवन का, जो है आपके सामाजिक पहलू। जी जी अब सर मैं और डॉक्टर विकास कई बार रिसर्च करते हैं, जो हमारे इस्टीम्ड गेस्ट आते हैं
जी। सर हमें ये पता चला सर कि आपका एक जीवन का पहलू है कोविड का कठिन समय में जी कलाकारों और जरूरतमंदों की मदद करना। जी जी जी। ये सर बहुत रेयर रहा है, बिकॉज कोविड जैसी महामारी के दौरान अधिकतर लोग खाली अपने घर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने सर उस समय अपने फेलो जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, जरूरतमंद थे, उनके बारे में सोचा। सर ये सेवा भावना किस प्रेरणा से उपजी? देखिए, वो यही था कि मैं इतना तो कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन वही मेरी सोच थी। और मेरे जीवन का वो एक, कहिए, गुरु मंत्र है कि मेरा मानना है कि जो भी आप करना चाहें, छोटा सा भी करना चाहें, तो वो करिए। बड़े का इंतजार मत करिए। आप बड़ा करने के चक्कर में खो देंगे बहुमूल्य समय। तो कोविड में क्या हुआ कि कोविड में हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। जैसे जागरण में है, तो उनका इतना, उनके पास सरमाया नहीं होता, रोज उनको उन्होंने काम करना है और उसी से उनका घर चलता है। तो हमें विचार आया कि उन लोगों की क्या हालत होगी, क्योंकि हम लोग हिल गए थे उस समय। तो बड़े बड़े कलाकार हिल गए थे। तो वही विचार था कि चलो जो भी आप कर सकते हो, पैसा तो कुछ भी नहीं था उस वक्त, पैसा तो सो तो जीवन से मुझे खुद कोविड हुआ था, माता रानी ने मुझे जीवन दिया, तो लड़ा मैं उसके साथ। तो उसके बाद और भी ज्यादा ये एहसास होने लगा कि अभी तो कुछ, कोई किसी का साथी है ही, सब अकेले इस वक्त। और भगवान ने सबको औकात दिखा दी कि तुम्हारी क्या औकात है। बिल्कुल। बड़े बड़े जो शक्तियां थी देश की, दुनिया की, सब हिल गई। तो मुझे बड़ी उसमें गर्व है कि जितना भी हम कर सके, जहां भी हमारी सहायता पहुंची होगी, बहुत ईश्वर के आभारी हैं कि उसने हमें इस लायक समझा। और ये संस्कार भी हमें अपने घर से ही मिले हैं, माता पिता से। करुणा दूसरों के प्रति, और अपने से जो कम शक्तिशाली है उनके लिए जरूर सोचना चाहिए कि जितना आप कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। बिना कोविड के भी आप करिए, जानवरों के लिए करिए जो बोल नहीं सकते। आप उनको एक इंजेक्शन लगवा देंगे तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो ये हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हमारा धर्म है ये कि हम सोसाइटी के लिए, अगर हम रात को जब बिस्तर पे सिरहाने पे सर रखते हैं, अगर हम 5 मिनट सोचें कि हमने आज समाज के लिए क्या किया, तो वहीं सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और अगले दिन की प्लानिंग मैं उसी सिरहाने पे ही मैं प्लान करता हूँ कि मैं कल क्या करूंगा। और उसमें मेरी पत्नी, मेरी बिटिया मुझे बहुत साथ देते हैं, मेरी माँ भी यहाँ पे हैं अभी, और मेरे भाई बहन सब बहुत साथ देते हैं। उनके संस्कार हमें मिलते हैं, आप जैसे भाइयों से हम सीखते हैं। आप अभी ये कर रहे हैं कार्यक्रम, आपको क्या इसमें प्राप्ति है? कुछ नहीं। मेरे लिए आप बैठे हुए हैं अभी रात को, तो ये भी तो एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मेरा यही मानना है सबको कि आप जिस जगह पे भी हैं उसी जगह पे करिए, लेकिन करिए जरूर, उससे समाज आगे बढ़ेगा। कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो चार लोग आपके लिए खड़े होंगे कि हमें करना है, क्योंकि समय का किसी का पता नहीं क्या करवट लेगा। जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही बिल्कुल। उच्च विचार हैं। और मेरे ख्याल से कि अगर इनमें से कुछ शब्द अगर हम अपने जीवन में उतार लें और इस तरीके की कुछ सामाजिक कार्य हम सभी करना शुरू कर दें, तो शायद देश तो बात की बात है, क्योंकि वो तो हमेशा सर्वोपरि है, लेकिन बिल्कुल। अपने आसपास जम्मू के जो लोग हैं सब मिलकर करना शुरू करें, जम्मू को एक अच्छी जगह बना सकते हैं और अच्छी जगह बना सकते हैं। जी। माता के आशीर्वाद से तो वैसे ही बहुत अच्छी है, बट और अच्छी जगह और साफ सुथरी जगह बिल्कुल। बनाने में हम सहायक बन सकते हैं। डॉक्टर बिल्कुल। विक्रम जी। सर बहुत ही एक प्यारा आपने संदेश दिया है। और यही कि कोई समय नहीं है कुछ भी करने, जैसे हम सोचते हैं कि एक समय आएगा कि हम उस समय आके हम शायद इतने समर्थ हमारा इतना हो जाएगा कि हम तब करेंगे। जी आपने ये बहुत ही प्यारी बात की कि छोट बड़ा करने की नहीं सोचें, जिस लेवल पे जहां होता है अच्छा कार्य करने के लिए ना रुकें। जी। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी बार प्लान बनाते हैं कि हम जब ये बन जाएंगे, इतना तब पैसा हम इकट्ठा करेंगे। कर लेंगे तो हम तब करेंगे। मुझे लगता है वो समय नहीं आता। और कोविड का समय सर ऐसा समय था कि मतलब हाँ। उसने दिखा दिया कि हम बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। एक छोटा सा वायरस, बिल्कुल। मतलब
क्या हमें औकात दिखा देता। हम तो अपने आप को इतनी बड़ी शक्ति समझते थे, इतने बड़े वैज्ञानिक, इतना बड़ा कि हमने इतनी तरक्की कर ली, और हम नतमस्तक थे उस छोटे से वायरस के आगे। बिल्कुल। तो ये हमें हम्बलिंग एक्सपीरियंस था सर। और उस समय जरूरतमंदों के बारे में सोचना और ऐसे साथी कलाकारों के बारे में सोचना, हैट्स ऑफ टू योर थिंकिंग सर, कि आपने ये प्रयास किया और बहुतों की मदद की। और ये आप सोच ही खुद आना इतना सर काम करते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं, आप तो खुद क्या बोले। सर, हम तो वही सर। सोचते हैं कि ये छोटा सा कर रहे हैं, आप इतना इतना लोगों की तकलीफ हर रहे हैं। तो सर अपने तो तरीके से आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत नहीं सर, इंस्पायरिंग है। नहीं वही मुझे लगा कि साथी कलाकारों का उनका सोचना, जो रोज जागरण करते मुझे जी। लगता है एक अच्छे, इतने अच्छे संस्कार हैं सर आपके। और वो एक डोगरा और एक जम्मू से बिलोंग करने वाले इंसान में ये हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे हमें संस्कार बचपन से मिलते हैं सर। तो हमें गर्व है बिल्कुल। आप पे सर, ऐसी चीजों पे। सर आपका एक सपना है डोगरा भवन दिल्ली। जी। तो हम उस सपने की बात करना चाहेंगे, उसके बारे में आप कार्य कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं। जी, डोगरा भवन दिल्ली में बनाने का मेरा यही मकसद था कि अब सरकारी भवन तो हैं, जेके हाउसेज हैं, जी क्या हो। बट उसमें क्या है कि वो एक जो गरीब आदमी है उसकी वहां तक पहुंच नहीं होती है। तो कभी इलाज के लिए, खास तौर पे बीमार हैं, कोई गांव से हैं, उनको दिल्ली आके किसी का इलाज करवाना है, तो वो कहाँ रहेंगे। आमतौर पे मैंने देखा है हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे होते हैं। तो आपने भी शायद उसमें हमारा साथ दिया था, विक्रम सिंह जी ने साथ दिया, जो हमारे सेलिब्रिटी राइटर हैं। एक जी हमें जी मैसेज मिला, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिलते हैं ना, कि एक हमारे भाई हैं, वो बहुत मुसीबत में है, उनकी वाइफ बीमार है, और वो किसी कटरा के किसी हॉस्पिटल में थे। तो उनका तो इलाज हो रहा था अंदर, अब वो जो उनके हस्बैंड है वो बाहर रहते थे हॉस्पिटल के। जी। तो जो 100, 200, 500 रुपया का डेली खर्चा होता था वो भी उनके पास नहीं था। नहीं। तो ऐसे मैसेज आते हैं बहुत सारे। तो हमारे डोगरा समाज ट्रस्ट का जो है व्हाट्सएप, उसमें उसमें ये मैसेज आया, तो उसमें नंबर पे मैंने फोन किया, तो वाकई में वो थे, क्या नाम था उनका, ध्यान सिंह था शायद। मैंने उनको फोन करा तो रोने लग पड़े कि भाई जी बड़ी मुश्किल है, इतने रोने की जगह भी नहीं है, ਤੇ मैं अस्पताल ਦੇ बाहर अगर रोना 100, 200, 500 रुपया खर्चा होता। तो उनको मैंने पूछा हॉस्पिटल में कोई हेल्प चाहिए, तो बोलते नहीं, वो प्रधानमंत्री जो योजना है आयुष्मान। उसमें उनका इलाज हो रहा है, बट मेरे को। तो मैंने एक आह्वान किया, तो 1 घंटे के अंदर शायद 17, 18 हजार रुपए हो गए थे। तो फिर मैंने उनका नंबर लेके उनको भेजा। तो मुझे लगा कि अगर ये दिल्ली आए तो इनको क्या, कहाँ रहेंगे ये, कहाँ जाएंगे, इनको कौन पूछेगा, वो इतना बड़ा शहर है। तो और भी कभी हमारे कलाकार आए या कोई भी जम्मू से उठ के आए, तो उनको एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, विद इन उनकी रीच हो। 100 रुपए में, 150 रुपए में रूम उनको मिल जाए, तो ऐसा हो जाए व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो लंबी अभी दौड़ है, और मुझे विश्वास है कि हम कर पाएंगे। डॉक्टर करण सिंह जी हमारे साथ हैं। मुझे लग रहा है किसी दिन तो मैं उनसे मांगूंगा, हमारा साहब दीजिए हमें जमीन कहीं पे। तो देखते हैं, पहले तो काम कर रहे हैं कि एक विश्वास पहले जगाएं, अपनी एक अच्छी टीम बन जाए, आप जैसे मित्र जुड़ जाएं, तो कल को कुछ होगा तो भगवान चाहेगा तो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, सबके सहयोग से। बहुत अच्छा विचार है सर, क्योंकि बहुत से लोग एम्स न्यू दिल्ली बाकी बिल्कुल। वहाँ आते हैं। कोई कैंसर का मरीज है, कोई बहुत किसी बहुत बहुत। और सीरियस सीरियस डिजीज का। तो एक बहुत ही अच्छा विचार है कि उनके लिए एक डोगरों के लिए तो वैसे ही सर, बिल्कुल। आपको पता ही है कि हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज और कितने हाँ। गवर्नमेंट से भी क्या मिलता है। तो मुझे लगता है अपने डोगरों के लिए सोचना, और डोगरा भवन, जो एक डोगरा जाए और बोले कि ये मेरी जगह है, हाँ, वो आप तो अधिकार से आए वहां बिल्कुल पे। बिल्कुल वो अधिकार से आएगा। तो बहुत ही सर, मैं माता रानी से, बावे वाली माता और वैष्णो माता बस से यही चाहिए। प्रार्थना करता हूँ कि आपका सपना जल्दी साकार हो, एक ऐसे
रास्ता बनाए माता रानी की, आप जल्दी ही उसको बनता हुआ देखें। और हम भी कोशिश करेंगे कि सर एक मुहिम एक इसके लिए छेड़ें, और जी, कोई थैंक यू। एक रास्ता बना के तो ये आपका सपना साकार हो सर। थैंक तो बहुत ही सर अच्छा लगा ऐसे विचार सुन के आपके। तो सर आपने संगीत में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, डोगरा समाज ट्रस्ट की स्थापना की, जी। और आपने डोगरा भवन का भी सपना देख रहे हैं सर। जी। तो सर आपको एक इमोशनल होगा आपके लिए क्वेश्चन या जैसा भी है, कोई मलाल है दिल में? जम्मू छोड़ के आप गए तो अपने लोगों से, डोगरों से कोई मलाल है कि जो आपको डोगरा समाज, जो आपको कुछ मतलब आप उनसे कुछ बताना चाहें उनको, कि कुछ आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो समाज से? और ऐसा तो एक सच्चाई सर, मैं हर एपिसोड में हम बोलते हैं कि हम लोग जो है ना अपने हीरोज, अपने जो हमारे जिनको हीरे बोलें जी। अपने, उनको सर एक अप्रिशिएट करने में हम कंजूसी करते हैं, चाहे हमारे पास्ट के हीरो हैं, चाहे हमारे आज के हीरो हैं। तो वो कोई दिल में कोई आपके है तो सर वो आप, मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें दिल खोल के डोगरों से और जम्मू वासियों से। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मलाल की बात तो ये है कि अपने लोगों को कहना भी चाहिए, क्योंकि अपने वो तभी होते हैं जब आप हम उनसे बात कर सकें। तो मैं तो बहुत पहले जम्मू से आ गया था बाहर, जैसे तो आप जानते हैं। 13 दिसंबर 1989 को मैं जम्मू से दिल्ली आ गया था। तो कई बारी मलाल होता है कि भाई अपने घर, देखिए आदमी कहीं भी चला जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन जो उसको घर में अपने जो सुकून मिलता है ना, जम्मू में जो कार्यक्रम करके जो मुझे सुख मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपने लोगों के लिए गा रहे हैं, आपके मित्र बचपन के जो आपके साथ पढ़े, जिनके साथ आप बड़े हुए, वो सब आपको मिलेंगे, तो वो एक फीलिंग अलग होती है। तो बाकी अवार्ड्स वगैरह क्या होता है कि अवार्ड मेरी नजर में, मैं इतना नहीं मानता कि अवार्ड आपको कहीं से छीन के लेना है। अवार्ड स्वतः ही मिलना चाहिए, तभी उसका आनंद है। अब ऑल इंडिया रेडियो से मैं टॉप ग्रेड हूं, जो मेरे ख्याल से मैंने बहुत 20 साल पहले उसको प्राप्त किया था। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट आदमी ये सोचता है कि उसको अपने घर से याद नहीं किया गया। मतलब ऐसे लगा कि दिल्ली चले गए तो इनको जैसे भूल गए। वो तो मेरा था कि मैं आता, मेरे पेरेंट्स जम्मू में रहते हैं, मेरे भाई बहन, तो आना जाना लगा रहा। नहीं तो अदरवाइज ऐसे कितने कलाकार हैं जो जम्मू से निकले और वापिस आ ही नहीं सके, उनको भुला दिया गया। तो अवार्ड्स जैसे सरकारें तो, एटलीस्ट सरकारें तो पहचाने कि आपके कौन लोग बाहर बैठे हैं, award है ये है। तो और भी सामाजिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना चाहिए, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम पहले उनका देखिए, काम किया क्या है। अवार्ड आप किस बेस पे दे रहे हैं? क्या आप इस बेस पे दे रहे हैं कि वो आदमी बहुत बड़ा आदमी बन गया और उस बेस पे अवार्ड दे रहे हैं? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अवार्ड उस बेस पे होना चाहिए कि उसने अपने पर्सनल जॉब के अलावा क्या काम किया, है ना। आप बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत अच्छी बात है, मेहनत किया आप बन गए, लेकिन आपने उसके साथ साथ समाज के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए ऐसे क्या कार्य किए कि जिसके बेस पे आपको अवार्ड मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है, मैं इशारा कर रहा हूं कि मुझे नहीं, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, चिराग तले अंधेरा। तो जरूर भगवान की कृपा से अब कुछ ऐसे काम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसे काम करने जा रहा हूं जिससे मुझे लग रहा है कि दुनिया में पहली बार वो काम मैं करूंगा, और लगा हूं उसी में। मैं जल्दी ही आपको मैं खबर दूंगा। तो लेकिन घर से अगर आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप अगर 5 घंटा रियाज कर रहे हैं तो अवार्ड के बाद 7 घंटा करते हैं, क्योंकि बिल्कुल उससे शक्ति मिलती है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मलाल है कि जो वहां से मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। मेरी यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी में हम पढ़े, वहाँ जनरल सेक्रेटरी भी थे,
उसका नाम लेके हम बाहर कहाँ कहाँ जाके कंपटीशन जीत के लाते थे। मैं था, सुमन था, विजय वर्मा था, लासिर था, हमारी पूरी टीम थी। मुझे लगता नहीं वो काम अभी कोई कर पाएगा। तो याद रखना चाहिए बच्चों को, हमारे जो आगे भी लोग नए एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पुराने कौन लोग क्या काम करके गए हैं। तो उससे हौसला बढ़ता है, और वो सिर्फ उस कलाकार की इज्जत नहीं है, वो इंस्पायर करेगा बाकी कलाकारों को कि इनको अगर इन्होंने ऑनर किया तो मेरा भी कल को ऐसा हो सकता है। तो चलिए, बाकी मुझे लगता है आपका कार्यक्रम सब बड़े बड़े लोग देखें और उनको शायद ऐसा विचार आए, तो बस लगे हैं। सर लगे यही जो ये जो भावना है ना सर आपकी, ये हमारे मतलब 16th एपिसोड है, इसके पीछे कोई बहुत ही मशहूर कलाकार भी आए हैं सर। आपका जब भी समय होगा आप देख सकते हैं, जी जी। जिनको विश्व स्तरीय उनको अवार्ड्स मिले, लेकिन जी उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये बैठा हुआ है कि अगर बाहर के देशों ने मुझे अगर बिल्कुल अवार्ड किया है, मुझे रिकॉग्नाइज किया है, मेरी स्टेट ने या मेरे जम्मू ने रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया। तो सर बिल्कुल। आप भली भांति समझ सकते हैं सर कि अ, अपने घर में, क्योंकि ये उसी तरीके से होता है सर, पूरी दुनिया अगर आपकी तारीफ कर रही है लेकिन आपके माता पिता आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ फीका है। बहुत सही, बहुत सही। वैसे ही एकदम। जो आपकी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, तो वो ऐसे नहीं कहा गया है कि आपकी जन्मभूमि से अगर आपको कोई ना कोई अवार्ड दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत मान्यता रखता है। और सर जी। थैंक्स ए लॉट सर, आपने अपना इससे टाइम बीच में दिया। अजय जी को टोकूंगा, इससे पहले कि अजय जी आपको धन्यवाद दें, जितेंद्र जी थोड़े कन्नै एक रिक्वेस्ट है कि डोगरी गाना गाए दे बिना ये वाह पॉडकास्ट वाह, नहीं खत्म हो सकता। जरूर क्या बात, जरूर। क्या बात की नहीं जी, की ते मैं गीत गाई उड़ना, पहले सारे ना धन्यवाद करी उड़ना अपने जम्मू वाले दा। और एक इयै बिनती है कि बुरा नहीं मन्नियो, कोई मैं किसी गलत गल भी करी उड़ी दी हो तो माफ करी उड़े हो, है ना। क्योंकि कई बार आर्टिस्ट जड़ा है, कोई भी कलाकार है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और होना भी चाहिए। अस और बाहरले बाहरले कोला थोड़ी मंगी सकने आ, अपने घर आ गया मंगना ना, अपनी माऊ कोला गै मंगना, अपने बब्बे कोला मंगना। ते जम्मू साड़ी मां है, ते कोई गलत गल हुई है तो माफ करी उड़ियो। ते मैं ये डोगरी गीत जेड़ा, एदी भी कहानी है कि कोई 1985 की गल है, ते मैं अदू कॉलेज पढ़दा साइंस कॉलेज। ते गल निकली भी ओह् डोगरी दियां दो टेपां बननियां न, ते टेपां बनान असें दिल्ली जाना है। तो टेपां बनाने दा अदू टेपां गै चलदियां हियां, कैसेट्स तुसें गी पता। हाँ ਉਹ जी। और ਮੈਟਾਡੋਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ हाँ ਪਹਿਲੀ जी ਵਾਰੀ जी। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਡੋਰ 'ਚ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ टेप ਫਟਾਫਟ ਉਹ लगती। ਡੱਬੀ ਲਿਆਇਆ ਚੁੱਕੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਿਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ बिल्कुल। ਅਦੂ ਅਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਦੂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈਏ ਰਾਮਾ ਕੈਸਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੇ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਗੰਡੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਗੰਡੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ। ਉਹ ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ, ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ। ਉਹ ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ, ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਬਲੋ ਮਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਬਲੋ ਮਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ, ਬਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ, ਬਾਈ ਪਰ ਆਈਏ ਲੜੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੜੂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਬਲੋ ਚੰਬੇ ਗਾਟੀਆਂ ਚੜਦੀ ਜੋ।
मजा आई है भाई जी, बड़ा मजा आई है। सर थैंक एक यू गाना सर, सुन मता के मता सर धन्यवाद। एक पुरानी याद भी आ गई सर। मैं 95 में साइंस कॉलेज में था सर। अच्छा 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 अच्छा। और केरला में सर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था, हाँ एनसीसी हाँ। था। तो वहां पे हमने देखा कि सारे स्टेट्स के लोग जो है वो अपने अपने लोकल गाने गा रहे हैं और उसमें वो प्रस्तुति कर रहे हैं। जी जी जी। अब हमारे यहाँ से क्या था सर, जो पहले कल्चर चल रहा था कि पंजाबी गाने की प्रेपरेशन करके गए थे एनसीसी के सभी लोग। हाँ 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 ये आया तो मैंने कहा जी कि इमिडिएटली भाई हम तो पंजाबी करेंगे नहीं, क्योंकि हाँ कोई जी। मलयालम में कर रहा है, कोई बंगाली में कर रहा है, बिकॉज नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था एनसीसी का। एक लड़का विजयपुर के थे, तो उन्होंने क्या कहा, कहते जी मेरे को ये जो आपने गाना सुनाया है अभी, हम्म। गाना उसको कंठस्थ था। हाँ कहते हाँ। आप सारे वाह। बस ये करो, आप सारे डांस करते रहना, मैं माय गॉड। पीछे से गाते रहूंगा। सर याद ऐसी है कि हमें पहला पुरस्कार मिला वाह वाह वाह। लोकगीत की प्रस्तुति में। तो कमाल है कमाल ये है। सर आज गाना सुन के फिर से बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई, और वापस केरला पहुंच गए सर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप क्या बात, 1995 में सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या थैंक यू बात सर, वो पुराने है। मैं दिन निकी याद ये करा। ऐड करी ना एंड च के एनसीसी, मैं भी एनसीसी कैडेट रहा। जी सर। और ये बड़ी मी गर्व है कि मैं इत्थे आरडी परेड भी की ही। राजपथ ऊपर चलिया मैं, बंदूक लई है। और अदू साढ़े जे एंड के कॉन्टीजेंट त्रै मुड़े सिलेक्ट होए हे। जी जी मैं, केशव ठाकुर ते चौधरी साहब। केशव ठाकुर इसलै सुप्रीम कोर्ट च वकील है। जी अस त्रै मुड़े सिलेक्ट होए हे ते असें ओह्दे पर परेड कीती। हून अदू राजपथ आखदे उसी। जी। ते मी बड़ा गर्व है, मैं एनसीसी भी की। और मैं संगीत दे कारण मी लईए है। पर मैं आख्या जी मैं तो सब कुछ करूंगा, परेड भी करूंगा, क्रॉस कंट्री भी करूंगा। तो वो भी मेरिया भी यादां ताजा हुई हैं दिल्ली दियां इत्थे। जी जी सर, जी सर। नहीं हाँ नहीं, जी। थैंक यू सर, बड़ा बहुत ही सर अच्छा रहा आज। और नंद आई कई फेसेट सर है ऐसे हमारे, कुछ नंद पता, आई है। बड़े सारी चीजें ऐसी पता चली सर। मैं आज अपने को बड़ा एनलाइटेड फील कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ एज ए डोगरा, कि हमारे बीच के एक डोगरा दिल्ली में बैठ के जम्मू को इतना सम्मान दिलवा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर विकास, थैंक थैंक जैसे हमारी परंपरा है, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स फॉर जितेंद्र विकास सिंह। जी साढ़े भरा न मारे, जरूर कलाकार भी हैं। थोड़े कन्ने मैं आज पहली बार मिले अजय जी। और जी मी जी जी, उम्मीद है आप जब भी मैं जम्मू आऊंगा हम लोग बैठेंगे मिलेंगे। जरूर जी। और मैं चाहता हूँ हम लोग लाइव ऐसा कोई प्रोग्राम करेंगे, तीनों जने एक ही जगह बैठे हों। बिल्कुल जी सर। फिर बिल्कुल। उसका और आनंद आएगा। माता का आशीर्वाद बिल्कुल होगा सर, ये जरूर संपूर्ण होगा सर। जी। जी थैंक सर, आपका जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यू। समय आपने, आपका शेड्यूल मुझे पता है बिजी होता है, नहीं। कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं, लेकिन आपने हमें एक सम्मान दिया आज। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी सर सुरों की यात्रा, और वहां से एक प्राउड डोगरा जो आपके अंदर है, और अपनी संस्कृति के लिए काम करना, और दिल्ली एक कैपिटल सिटी में बैठ के जी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक एक उनके द्वारा सम्मान प्राप्त करना, सर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है आपकी पूरी अचीवमेंट्स को देख के सर। और आपका जो आगे सपना है सर, डोगरों को लेके, डोगरों की मदद करने के लिए जो डोगरा भवन बन रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं माता रानी से जी को जल्दी साकार हो। और मैं थैंक आपका पूरी टीम की ओर से पूरा आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, अंटायर तवी टेल्स टीम की ओर से। और जो आपने अपनी यात्रा शेयर करके हमारे जो उभरते कलाकारों को एक इंस्पिरेशन दी है और बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, मैं उसके लिए विशेष तौर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो गाने सुनाए आपने सर, गजल से लेके अपने डोगरी गाने, और दुर्गा माता की स्तुति से लेके सर, आनंद। आज मतलब आज का एपिसोड हमने मतलब इतना मजेदार म्यूजिकल एपिसोड, और हर तरह के, हर वैरायटी के गाने सुने जी सर जी। हमने, और संगीतमय माहौल में सर ऐसा ये में पॉडकास्ट बड़े आज गीत हुआ। पेदे रही है, अगला एक और एपिसोड करके करके ये सर जरूर, मजा गाना गाना है। जरूर सर, जरूर सर, माता रानी की कृपा रही तो जरूर करके सर। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। थैंक हिंद यू। सर। मता जय मता। डुगर, जय हिंद। जय। जय हिंद, जय डुग्गर।